अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की जो कल तक डील फाइनल हो चुकी थी, आज वो फिर एक बार फिर डामाडोल नज़र आ रही है। जो अमेरिकी सदर हैं वो कल तक बड़े पुरएतमाद थे कि ये डील हो चुकी है और वो किसी वक्त भी ऐलान किया जा सकता है। हमारे अखबारात की हेडलाइंस भी यही थी कि डील हो गई है, ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के है। लेकिन जो आज मुख्तलिफ तरह की पेशरफ सामने आई है, बशमूल अमरीकी सदर के स्टेटमेंट के और पासदारान इनकलाब के स्टेटमेंट के, तो वो फिर ऐसे मालूम हो रहा है कि मामला वहीं खड़ा है जहाँ से आज से कुछ अर्सा पहले तक खड़ा था। क्योंकि ईरानी जो हैं वो चीज़ों को और तरह से ट्रांसलेट करते हैं, अमरीकी और तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान चूँकि सालिस है इसलिए हमारी साइड से कोई किसी किस्म की कोई बात जो है वो बाहर नहीं निकाली जा रही। अमरीकी सदर दावा कर रहे हैं कि जो डील मैं कर रहा हूँ उसका किसी को इल्म नहीं, और वो हंसते हैं उन लोगों पे जो उस डील की बात करते हैं। अगरचे कि अपने अमरीकी अखबार के अंदर बहुत से दावे सामने आ चुके हैं जिसमें 60 रोज़ तक जो मामलात हैं उनको तय करने की बातें हैं। अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो अगरचे ईरान के पास रहेगा लेकिन वो उसके ऊपर कोई टोल लगा नहीं सकते। अब टोल टैक्स के बगैर वो फ़ीस का ट्रांसलेट कर रहे हैं ईरानी, जबकि अमरीकी ये समझ रहे हैं कि वहाँ किसी किस्म की कोई अदायगी नहीं करनी होगी। ये इस तरह के मामलात हैं। अभी तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो जंग बंदी है जिस तरह की पोजीशन पर है ये इसी तरह से आगे प्रोलॉन्ग कर रही है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये कन्फ्यूजन क्यों है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया अली सरवर नकवी साहब, ये साबिक सफ़ीर हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब दिफाई तजिया निगार हैं। अब्दुल्ला गुल साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं जवानाने पाकिस्तान, तहरीक जवानाने पाकिस्तान के, और अमजद इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ तकरीबन हफ्ते में एक रोज़ ज़रूर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सबसे पहले अली सरवर नकवी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो दूर कीजिए कि एक्चुअली कॉनोटेशन इस तरह का बना हुआ है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पेशरफ्त हो रही है, कुछ ना कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई है, लेकिन डील क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। और जो ईरानी हैं उनकी तरफ से वही उनका स्ट्रिक्ट और रिजिड स्टांस सामने आता है। कुछ जो डेफिनेशंस हैं मुझे लगता है ऐसे कि उन डेफिनेशंस पे भी प्रॉब्लम आ रही है। आप तक की जो डेवलपमेंट है इसमें आपको क्या लग रहा है, कहां तक मामला पहुंचा है? देखिए नौशाद साहब, पहले तो ये कहना कि ईरानी उसी तरह हठधर्मी पे हैं, नहीं ये नहीं, ईरान के साथ ज्यादती है। मैंने क्योंकि मैं, हमला ईरान पे हुआ था मैंने 28 हठधर्मी का फरवरी कोई को। लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। और मैंने मैंने इन अ वे बात की है कि अपने स्टांस पर खड़े हैं, जो भी उनका मौकफ है वो उसके हाँ, साथ उस पर डटे हुए हैं। जी जी, वो ठीक है, वो डटे हुए हैं और उसकी वजह है, उनके ऊपर हमला हुआ था। वो विक्टिम है, दे आर नॉट द अग्रेसर, दे आर द जी, विक्टिम। तो ठीक है। उनके साथ जो कुछ हुआ है, उन्होंने 40 दिन तो बमबारी बर्दाश्त की, और उसके बाद अभी भी उनके यहाँ बहुत तबाही मची हुई है। उन्होंने अपने लीडर्स को लूज किया, वो मारे गए, और अब नई लीडरशिप भी संभाल रही है सारे हालात को। तो मैं समझता हूँ कि ईरान एक मुल्क है जिसके खिलाफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत, और इसराइल जिसको अमेरिका पूरी तरह जिसकी हिमायत करता है, उसको बैक करता है, तो वो दोनों मिलके ईरान पे हमलावर हो गए। अच्छा, उसमें अब जो पेचीदगी है उस पे मैं आ जाता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन जो हो रही है, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो तो सदर ट्रंप की तरफ से हो रही है। कंफ्यूजन तो वो फैला रहे हैं, और वो पहले एक दिन कहते हैं कि वो डील हो रही है, किसी फिर दूसरे वक्त कहते हैं कि नहीं, अब आप इब्राहिम अकॉर्ड साइन करें। जी तो उसके अलावा वो कहते हैं कि ईरान हुर्मुज को खाली कर दे, बिल्कुल खुली छुट्टी दे दे, वहां सब जहाज आए जाएं जैसे पहले होता था। तो यानी कि उसके अलावा और बड़ी चीजें हैं। ईरान को मुआवजा चाहिए, जो तबाही मची है। ईरान को सैंक्शंस खत्म होने की डिमांड, उसका मुतालबा है, जो उसके ऊपर 40 साल से 47 साल से सैंक्शन लगी हुई है। और उसके अलावा वो अपने जौहरी प्रोग्राम को आईएईए के तहत बैनुल अक़वामी क़वानीन, जिसका मार्को रूबियो अब जिक्र कर रहे थे कल,
मैंने उनको सुना कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो वो करते रहे। आइए ये कि आर्टिकल 4 ऑफ द एनपीटी जी allows every country of the world to have peaceful nuclear program, ये उनका हक है। जी और उस हक में 3.67% वो इनरिचमेंट भी कर सकते हैं। जी अब ये कहते हैं एनरिचमेंट बिल्कुल खत्म कर दो, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दो, तो ईरान वो सारी बातें तो नहीं मान सकता है, और वो अपने हक बजाने पे वो अपनी जो पोजीशन ले रहा है। ठीक। तो मेरा ख्याल है इस वक्त आप सही कह रहे हैं कि कल लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है और कोई डील भी जल्द हो जाएगी, लेकिन अब सदर ट्रंप ने फिर पैंतरा बदला है और वो अब और बातें कर रहे हैं। मार्को रूबियो दिल्ली में बैठे, वो वहां से अपनी बातें कर रहे हैं। तो आ, ये बदमज़गी चल रही है। मेरा ख्याल है कि अहम बात यह है कि जंगबंदी कायम रहे, जंगबंदी ना हो, बम ना चले, मिसाइल ना चले, ड्रोन्स ना चले, तबाही ना हो। लेकिन एम्बेसडर साहब, बाकी जो जो है अबनाए ये सब। हुर्मज है उसकी बंदिश भी तो किसी जी एटम बम से कम नहीं है दुनिया के लिए। जी बिल्कुल, वो ईरान ने वो किया है, और ईरान के साथ जो ज्यादती हुई है उसका उसने जाहिर है कि वो एक रिस्पॉन्स उसका है। और उसमें आपने हुर्मुज के मुतालिक ईरान ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बना डाली है, जी और उसमें ओमान भी है। तो इस इन चीजों को उनको उस पर गौर करना पड़ेगा। और जीत तो उनकी हुई नहीं है, तो वो अगर हार ना कहा जाए तो वो बहुत कुछ मान रहे हैं, जो कि पहले वो नहीं मानते थे। अब तो कहते हैं कि ठीक। असल बात है कि जौहरी प्रोग्राम, उसमें ईरान को कोई हक नहीं है कि वो एटम बॉम्ब बनाए। तो ठीक। ईरान तो पहले ही से कहता है कि वो नहीं बना रहा। तो मैं ख्याल है कि ये इसमें अभी आगे पीछे होता रहेगा, बैक एंड फोर्थ ये चल रहा है। पाकिस्तान बहुत कोशा है, और पाकिस्तान की ठीक। तारीफ होती है क्योंकि सही है, लेकिन पाकिस्तान उसी हद तक कर सकता है जो दो साइड। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अली साहब। लग रहा है आप टेक्निकली, मेरे ख्याल है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो सिग्नल्स का प्रॉब्लम जो आ रहा है, एक्सेप्ट करें, सिग्नल्स का प्रॉब्लम यू आ रहा कैन है। ब्रिंग दी। मैं चाहूंगा, मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, देखिए ये बात दुरुस्त है कि ईरान ने वो जिसे कह लें कि रिटेलिएट किया, ईरान ने सरवाइव किया, ईरान ने एक्चुअली अमेरिका के हाथ में कोई मिलिट्री सोल्यूशन जो है सच वो रहने नहीं दिया, तभी मामला मुज़ाकरात की तरफ आया, जंगबंदी हो गई। बट इस वक्त जो सिचुएशन है, फील्ड मार्शल साहब गए हैं, फील्ड मार्शल साहब ने दौरा किया, सबसे मुलाकातें की, उसके बाद बड़ी अच्छी खबरें आई, लेकिन अगले ही रोज़ जो है जब उनको थोड़ा सा उनको उनकी डेफिनेशन की तरफ जाती हैं चीज़ें, तो फिर ख़राब हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि मामला एक्चुअली कहाँ स्टकअप है? एक मामला। दूसरा, फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मामला अभी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो क्या अमेरिका कोई फुल स्केल किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है ईरान के खिलाफ, बावजूद इसके कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है इन चीज़ों का? देखिए, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। लड़ाई तो देखें पूरी दुनिया में सिवाय दो मुल्कों के, वन इजराइल एंड सेकंड इज इंडिया, इसके अलावा कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो। जी। और दुनिया पहले इकोनॉमिक डिजास्टर से, एनर्जी डिजास्टर से, फूड सिक्योरिटी से गुजर रहे हैं। देयर इन वेरी बैड शेप। और अगर इसके बाद खुदा ना खास्ता एस्केलेशन होती है तो 50 दिन की या 60 दिन की होती है, तो यू कैन इमेजिन कि क्या स्टेट होगी इकोनॉमी की, फिर एनर्जी की, फिर फूड सिक्योरिटी के साथ हुए खलीजी ममालिक की। बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा जो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसलिए पूरी दुनिया में अमेरिकन पब्लिक भी इसके खिलाफ है, हर एक खिलाफ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर्टिकुलरली खलीजी ममालिक के लिए तो ये एक किस्म के है, मुझे इट विल बी हेल अगर ये लड़ाई हो जाती है। इसीलिए उन्होंने जोर भी दिया था। बात ये कि सब कुछ सेटल हो गया, सब बातें हो गई, मुसावदे एक्सचेंज हो गए, ऑलमोस्ट तैयारी हो गई। और यहाँ तक मेरे ख्याल में होगा कि फेज 1 में कोई एक अच्छी खबर आ जाएगी इससे पहले कि शायद एक्सटेंड हो जाए इस चीज पर फॉर 60 डेज, और नेवल ब्लॉकेट और मूस को जो है वो ब्लॉकेट खत्म कर दिए जाए। बात ये कि यू नो हु इज द स्पॉइलर, इट इज इजराइल। इजराइल ने ये एक नई ब्लैकमेलिंग डाली है
कि मुस्लिम ममालिक शुड साइन इब्राहिम अकॉर्ड। आप मुझे बताएं कि किस तरीके से हो सकता है? क्या अमेरिका ने ये कहा या इजराइल ने एक्सेप्ट किया कि 2 नेशन स्टेट, यरूशलेम, दारुल खिलाफा, ये पैलेस्टाइन का 1967 की तमाम इलाके वापस, देन यस इट इज पॉसिबल। और ये पाकिस्तान का और सऊदी का बड़ा स्टांस है। गजा लड़ाई के बाद सऊदी में स्टेटमेंट भी दी जी कि इट विल नेवर बी डन बिफोर कि ये एक 2 नेशन स्टेट हो और दारुल खिलाफा यरूशलेम का हो। इस पे क्या डर? मुझे तो हैरानी भी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प किस तरीके से सारे ममालिक को कह रहे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान कि आप साइन करो। पाकिस्तान का स्टांस जो 1947 से आज तक एक ही स्टांस है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं, ना चेंज हो सकती है। दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल स्टैंड है कि आप पैलेस्टाइन स्टेट का उसका राइट बनता है, आप 2 नेशन बनाए, एक्सेप्ट करें, देन वन कैन कंसिडर के इसको क्या किया जा सकता है। बट अगर आप ब्लैकमेल करें जी सारे मलिक साइन करें, नहीं तो 1-2 मलिक उनको मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे समझ नहीं आती ट्रम्प किस तरह अनप्रिडिक्टेबल है, क्या सोचते हैं, कुछ दुनिया को क्या अपना बता रहे हैं, प्रेशर खराब कर रहे हैं। एक इसका उससे ताल्लुक है, या तो ये कहें ना कि पैलेस्टीन पे कोई जुल्म बर्बरियत नहीं होगी, पैलेस्टाइन को नई स्टेट एक नया मिलेगी, स्टेट मिलेगी, वो भी ठीक बात करें फिर भी ठीक है। उसके बाद आप कहें कि ठीक है इसके साथ उनका जेरूसलम हेडक्वार्टर दारुल खिलाफा होगा, फिर आप बात कर सकते हैं कि जी आप इस्लाम मलिक कैन सिट टुगेदर एंड वर्क आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के कैसे करना है। आई मीन एक आउट ऑफ द ब्लू में चीज निकाल लें और आके कहीं साहब आके साइन कर दें लाइक ब्लाइंड पीपल। आई डोंट थिंक एनीबॉडी एटलीस्ट पाकिस्तान विल नेवर थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कभी भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। और इससे एक नया एक किस्म का एक ब्लॉकेट शुरू हो जाएगा जो कि इनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। बेसिकली ही टोटली कंफ्यूज मेरे ख्याल में इस वक्त, उनको समझ नहीं आ रही है कि कौन सा इलेक्शन का नारा स्लोगन लेके अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करें कि मैंने इस लड़ाई से क्या हासिल किया। ओनली वन इज कि मैंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी, कि उनको डीन्यूक्लियराइज कर दिए, यही वो कर सकते हैं। इसके लिए ईरान तकरीबन तैयार भी हो चुका है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप सारी बातें यू आर नॉट ए विक्टर, या तो कहना आपने विक्ट्री ले ली है, सब कुछ कर लिया, तो मेरे ख्याल में ये चीजें काफी अभी आगे जाके चलेंगी। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो बात है, ये स्पॉइलर वाली बात सामने आती है, लॉजिकली भी ये बात समझ में आती है कि कल तक मामला बिल्कुल कुछ और था। आज जब ट्रंप साहब ने अपनी लबकुशाई की है तो उसमें अब्राहम अकॉर्ड आ गया है, न जाने कहां से आ गया और उसकी क्या सेंस है, क्यों मुस्लिम ममालिक करेंगे, कोई उसकी लॉजिक नहीं है। ये जो स्पॉइलर के तौर पे इसराइल का किरदार है उसको कैसे मुस्लिम ममालिक डील कर सकते हैं? मुस्लिम ममालिक तो जो वो फ़लस्तीन वाला मामला उसके ऊपर उनका स्टांस क्लियर है, मां सिवाय उन ममालिक के जिन्होंने पहले अब्राहम अकॉर्ड कर रखा है, बाकी ममालिक तो तैयार ही नहीं है अब्राहम अकॉर्ड करने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम मौजूद शुरका को, नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात यह है कि ये चीज़ जानने के लिए पाकिस्तान देखें, क्योंकि इस सब में मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बड़ा वाज़ेह है। ब्रिगेड साहब ने अभी जैसे बात कही, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत करना चाहूँगा कि 1967 से पहले वाले बॉर्डर के ऊपर जाए। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि 1947 से 67 के दरमियान क्या पाकिस्तान ने कभी इसराइल को कोई इशारा दिया था कि हम उसको तस्लीम करते हैं? यानी कि अगर 1967 से पहले वाले बॉर्डर को अगर हम तस्लीम करते हैं तो इसका मतलब है हम एक किस्म का इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। ये तो वही वाली बात है, ये तो बड़ी अजीब बात है। इसलिए पाकिस्तान तो इसराइल को एक रियासत मानता ही नहीं है। जब मानता ही नहीं है तो 1967 से पहले वाला या बाद वाला बॉर्डर की क्या हैसियत है? दिस इज वन थिंग। जो अब आ जाते हैं स्पॉइलर के ऊपर, देखें उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, पहली बात यह है कि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी, कोई पॉलिसी नहीं है और अब वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत जाते जाते और कुछ नहीं तो 2 रेवड़ियां ही मैं चोरी कर लूं। ये उनका आलम है। और सबसे पहले तो उनको मेरे ख्याल में किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर की जरूरत है और अगर उनकी यही ख्वाहिश है कि वो मार्को रूबियो साहब की जगह लें, वो कहते हैं वो बहुत अच्छी डील्स करते हैं, वो कहते हैं, उनका दावा है कि वो बहुत अच्छी डील्स कर लेते हैं।
जी मैं वही कह रहा हूँ कि वजारत खारजा का अगर कलमदान लेना चाहते हैं और गलती से सदर बन गए हैं तो मतलब वजारत खारजा ले लें और ट्विटर के ऊपर बैठ के टिकटॉक खेलें और टिकटॉक पे अच्छा पैसा भी कमा लेंगे, ऐसी बात नहीं है भी बड़ी जॉली किस्म की पर्सनैलिटी। तो दुनिया में तो अब मिसालें भी तेज हो रही हैं। दुनिया में पहले ये होता था कि जी वो गिरगिट की तरह रंग बदलना, वो बेचारे गिरगिट तो ऐसे ही बदनाम, अब तो वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह रंग बदलने की बात हो रही है। तो बहरहाल अभी आ जाते हैं इसके ऊपर, ये कर क्यों रहे हैं। देखें मेरा ख्याल है कि ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि 27 अक्टूबर को इलेक्शन है वहाँ इधर इसराइल में। अब जब उस नाजायज रियासत के अंदर इलेक्शन है तो उसको तो वादे नजर आ रहा है कि वो तो अभी जितना इमरजेंसी सेटअप पे चल रहा है नेतन्याहू, अब नेतन्याहू को पता है कि मेरी इमरजेंसी सेटअप के ऊपर उसने हुकूमत में किया तो कुछ नहीं है, इजराइल को जूते भी पड़वाए हैं ईरान से और बर्बादी भी हुई है, इकोनॉमिक बर्बादी भी हुई है, अवाम भी जो नफ्ताली बेनेट वगैरह जो है वो उसके खिलाफ इत्तेहाद बना के खड़े हो गए हैं और ये एक अरसा दराज से वो टेम्पररी अरेंजमेंट के ऊपर चल रहा था। अब इलेक्शन आ रहे हैं, वो तो इनको कराने पड़ेंगे, नतीजा ये होगा कि वो तो बिहाइंड बार्स चला जाएगा, उसके ऊपर तो करप्शन बदउनवानी के केस हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि किसी सूरत में अपने इलेक्शन से पहले कोई ईरान के साथ एक ऐसा धोखा दे दूं, क्योंकि धोखा तो देना इनकी सरिश्त के अंदर मौजूद है। कब उसने किसी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मतलब अपने घर वालों तक को धोखा दिया हुआ है, छोड़े ना बाकियों को वो क्या करेंगे। अभी मैं क्या मुंह खुलवाएं, ब्रिगेडियर साहब हंस रहे हैं तो वो उनको पता है। तो मकसद यहाँ ये है कि असल मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप धोखा देना चाहता है और वो प्रोलॉन्ग करना चाहता है कि इलेक्शन गुजर जाएं, फिर ईरान को निपट लेंगे हम दोबारा और दोबारा कोई ना कोई एक एडवेंचर कर लेंगे। इसलिए वो टाइम गुजार रहा है, टाइम बाय कर रहा है। न्यूक्लियर पे क्या करेगा, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उसके अंदर जो न्यूक्लियर की 3.67 वो जो परसेंट पे मान गए थे, बाद में 2025 में ओमान में मान गए थे कि 0 पे ले आएंगे। अब वो ईरानी खड़े हो गए, वो कहते हैं हमने अब 0 पे भी नहीं लाना, अब जाओ जो करना है। अब ये क्या उससे बेहतर डील लेगा? अब ये जानबूझ के चाह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड का क्या है? अब्राहम अकॉर्ड तो आपने जिस दिन जंग शुरू की थी उस दिन तार हो गया, उस दिन आपका जो गजा पीस बोर्ड था उसका सत्यानाश हो गया, वो तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं रहा। तो ये तमाम चीजें जो है अब ये शिकस्त के जबड़ों से फतह को बरामद करना चाहता है। ये इसके लिए मुमकिन नहीं है और ये लगता है कि इंपीचमेंट की तरफ जाएगा। ये ज्यादा जिसको कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, ये अपनी भी भूल रहा है और इसके नतीजे के अंदर ये जो फिर ट्वीट कर रहे हैं, फिर कारोबार कर रहे हैं, फिर दुनिया के अंदर एक इनको मिल रहा है एडवांटेज मिल रहा है कि चलो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो मेरे 4 पैसे बन जाएंगे। मेरे बेटे की शादी में जाने की आपको जरूरत क्या थी? आपने बेटे को डोनाल्ड ट्रंप को इतना पैसा दिलवाया है, उसने दोनों बेटों ने अल्हम्दुलिल्लाह सर कढ़ाई में और पांचों घी के अंदर थी, उन्होंने उधेड़ा है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमजद इकबाल साहब, ये जो इस वक्त जिस तरह की स्टेटमेंट्स ट्रंप साहब की तरफ से आ रही हैं, आपको लगता नहीं है कि ये फुली इसराइल का कंट्रोल है कि जैसे ही वो इस तरफ जाते हैं, अगरचे कि ये बात बाहर आई कि उनकी आपस में कशीदगी हुई है, टेलीफोनिक गुफ्तगू में आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ है, लेकिन जब एक्चुअली कोई प्रैक्टिकली कुछ होने लगता है आप देखते हैं कि उसी वक्त इसराइल की तरफ से आ जाता है कि जी हमें ये काफ़ी नहीं है, आप और मज़ीद लेके दें या कुछ भी करें। ये बिल्कुल उनके हाथों में नजर आते हैं। इस सूरत के अंदर जब हाथों में नजर आते हैं तो ये जिन इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो नेतन्याहू का अपना इलेक्शन हो, ट्रंप का अपना इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले जो हों, उस सूरत के अंदर इनको अवाम देख नहीं रही, दुनिया देख नहीं रही, कोई इनके फेवर में जा सकती है बात कोई? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल के तो जैसे अभी अब्दुल्ला गुल साहब भी कह रहे थे और ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि उसको बहुत मार पड़ी इस जंग में, वहाँ पे तबाही हुई। दुनिया ने देखा कि इसराइल के अंदर उनका जो जितने भी वो डिफेंस सिस्टम थे सारे ब्रेक हुए और वहाँ पे मिसाइल पहुँचे। अब मामला ये है कि इसराइल तो मेरे ख्याल में, मेरी राय है कि जी कि इसराइल तो वो उससे निकलना तो चाहता है, उस सारे मामले से वो नहीं चाहता होगा कि जी कि दोबारा से जंग शुरू हो, क्योंकि वो तो उसका सारा डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया ना, सारा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये देखिए बहुत ज़्यादा बात उस वक्त शुरू होती है सुलह की, जंगबंदी की, जब अमेरिका का F-35 तैयारे तबाह होते हैं।
जी जी। ठीक है, उसके बाद से एकदम से तेजी आती है। इन दोनों चीजों को हम अगर साथ साथ रख के देखते हैं तो फिर ये इसमें नजर आता है कि वो चाहते नहीं है कि जंग हो दोबारा, लेकिन एक प्रेशर बना के जरूर रखना चाहते हैं। एक तो वो इसराइल के इलेक्शन वाली मैदान में हारी हुई जंग जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर जीतना वो तो फिर ईरान इतना भी तो बेवकूफ नहीं है ना, ये तो मुमकिन नहीं है। कोई नहीं है। देखिए, उसमें सिर्फ ईरान शामिल नहीं है, उसमें सऊदी अरब शामिल है, उसमें कतर शामिल है, उसमें मिस्र शामिल है, पाकिस्तान साल से उसमें कर रहा है, और सारे मिलकर तुर्किया उसमें शामिल है। तो सब कुछ अपनी अपनी सोच सारे रखते हैं ना कुछ पॉजिटिव उसके हवाले से। अमेरिका के साथ भी मुशावरत उनकी होती है, ईरान को भी वो मशवरा देते होंगे यकीनन सारे, जब उनके साथ मुशावरत होती है कि ये करना। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो जैसे आपने इसराइल के इलेक्शन की बात की, अब उसने जाना इलेक्शन पे, उसमें उसको नजर आ रहा है कि जी इसमें मेरी शिकस्त है। दूसरी तरफ जो सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ट्रंप का अपना इलेक्शन है, जिसका आपने जिक्र किया, मिड टर्म। उसमें अभी तक की जो सूरत हाल आज के दिन तक की है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। वो उसका वो 60 प्लस आप ये कह सकते हैं डाउन चला गया हुआ, ठीक है। 60% से उसकी पॉपुलैरिटी डाउन चलेगी। वो उसमें 35% के करीब उसकी पॉपुलैरिटी रह गई है बाकी, जो कि 50 के करीब थी जंग शुरू होने से पहले। अब अगर वो कुछ ना कुछ इसमें से निकालता है इस टेबल से, तो वो अवाम के सामने जा सकेगा, कुछ करने की पोजीशन में। दूसरी बात, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात की थी। देखिए, इसमें जो अभी जो अब्दुल्ला गुल साहब भी बात कर रहे थे, उसका वो उसकी कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां हैं, और तेल की कीमतें बढ़ने का सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिकी उन कंपनियों को पहुंच रहा है जिनमें उसके बेटे के, ट्रंप के, और उसके अपने भी शेयर्स होंगे। खुद इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि खुद उसके डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो में भी कहते हैं, उसमें भी कहते हैं, ये उसमें सारा उसमें बढ़ गए ना, उसमें असासों की मालियत उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई इस जंग के दौरान। और दूसरी बात, आज फर्क करें, आज की हम बात करते हैं तो 5% डाउन हो गई इंटरनेशनल प्राइसेस जो क्रूड ऑयल की हैं, तकरीबन 95 पे और 92 पे आ गई हैं, डाउन होकर 5-6%। जो खबर परसों रात और कल तक थी उसमें तो मुझे लगता है कि ऑयल को गिरना चाहिए था, लेकिन वो गिरा नहीं था उस तरह से जिस तरह से गिरा ना, कल गिरा, आज गिरा नहीं गिरा जिस तरह गिरना चाहिए था। आज इस बयान के बाद से, ये जो बयान जिसका हम जिक्र, मैं बात ये करना चाहता हूँ, इस बयान के बाद जब इब्राहिम अकार्ड की बात दरमियान में डाल दी जाती है, जिसका इस सारे फसाने में कोई रोल भी नहीं था, उसको डाल दिया जाता है कि जी इसको डाले, तो आज आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ये ऊपर चली जाएंगी, दोबारा से कीमतें जाएंगी कि जी कि इसमें कुछ हो रहा है। लेकिन ये अल्टीमेटली उनको करना पड़ेगा, इसके बगैर उनकी कोई चारा नहीं है। इस वक्त जितना प्रेशर अंदरूनी तौर पर अमेरिका से है और इसराइल के ठीक है, अली साहब ये जो बात अब्दुल्ला गुल साहब ने कही है कि बेसिकली अमेरिका धोखा देना चाहता है ईरान को या दुनिया को, इस धोखे के अंदर पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को उसका जो फॉल आउट है वो फेस करना पड़ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये कोशिशें जितनी भी हैं इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा बिल्कुल सेंट्रल रोल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे आना शुरू हो जाए? नहीं, देखिए, पाकिस्तान का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्यों होगा? हम तो सालिस हैं और हमने शुरू से ये कहा कि हम इन दोनों पार्टीज को साथ बिठा के इनकी मुज़ाकरात कराना चाहते हैं। मैं आप आखिरी जुमला कह रहा था तो आपने फिर सवाल वो आपकी डिस्टॉर्शन आ गई थी, समझ नहीं आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। ये वो हम तो उनको पानी तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, और मुज़ाकरात उनके करवा रहे हैं, और हमने 47 साल के बाद, मेरी बात सुने नकवी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें हॉर्स कौन है और डोंकी कौन है? वो डोंकी है ही नहीं, मगर हॉर्स जो है ना वो बड़ा सख्त ऑब्स्टिनेट किस्म का, एडिमेंट किस्म का कैरेक्टर है। तो अच्छा, अब बात यह है कि ये जो है ना सूरत हाल, वो मैं समझता हूँ, अब मैं अपना तजिया देता हूँ, मैं समझता हूँ कि ट्रंप के ऊपर 3 बड़ी मजबूरियां हैं। एक, गैस प्राइस बढ़ गई है गैस स्टेशन पे, जो हर शहरी को अफेक्ट कर रही है, अमेरिकी शहरी को। सेकंड,
शेयर प्राइसेस स्टॉक एक्सचेंज पे गिर रही हैं, और वो अमेरिकन बिजनेस, उससे जो बिजनेसमैन हैं, जो मिलियनर्स हैं, जो बिलियनर्स हैं, वो सब अफेक्टेड हैं। थर्ड, उसकी अप्रूवल रेटिंग गिर गई है। नवंबर का मिड टर्म तो अभी काफी दूर है। इस वक्त अभी ये मामला, आपकी आवाज नहीं आ रही इस वक्त अली तो, साहब। किस तरह बैठता है, ये अभी की बात है। इसका एक जुमला और मैं कहूंगा कि ये होगा ये कि ट्रंप, मेरा ख्याल है, एक बार फिर हमला करेगा अच्छा। और ईरान के ऊपर, और फिर वो अपनी फतह डिक्लेयर करेगा और कहेगा कि मैं इस जंग से बाहर। तो पाकिस्तान का रोल, वो सालिसी का रोल, हमने जो कुछ करना था हम करते रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन अब ये लोग इस तरह का रवैया रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, खास तौर पे अमेरिका। ठीक है, ठीक है। जो ब्रिगेडियर साहब ये जो बात कही है कि एक और हमला अमेरिका कर रहा है, पहले जो हमले किए उसका जो नतीजा है वो भी सबने देख लिया है। कोई और हमला करने की सूरत में आपको लगता है कि कोई ऐसा उसके पास जैसे कह लीजिए कि इक्विपमेंट है, या उसके पास कोई ऐसी तैयारी है, या उसके पास कोई उसने इस तरह का प्लान तैयार किया है जिससे वो ईरान को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है कि दुनिया ये तस्लीम कर ले कि जी वो फातेह है और ईरान जो है वो शिकस्त खा गया? लेकिन डिस्पाइट अमेरिका बेस्ट एफर्ट, क्या वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर सका? नहीं कर सका। जी। क्या उसने मिसाइल कैपेबिलिटी, ड्रोन कैपेबिलिटी खत्म कर दी? नहीं हुई। रजीम ये नहीं कर सका। उनकी बहुत सी सिस्टमैटिक रजीम है जो इतनी बड़ी कैपेबिलिटी के बाद भी वो बिल्कुल प्रॉपर कंपोज लीडरशिप उनकी चल रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्पाइट ऑल एफर्ट नहीं खोल सकते। तो देन व्हाट विल यू डू? पूरी दुनिया को नाराज करेगा। 60 अगर दिन और लड़ाई होती है, आप सोच लें कि दुनिया का इकोनॉमी का क्या हाल होगा, इकोनॉमी का, एनर्जी का क्या हाल होगा, मिडिल ईस्ट का क्या हाल होगा, खलीजी ममालिक का, ईरान की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक। ये समझ नहीं रहे कि इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए दुनिया में कोई मुल्क भी नहीं लड़ाई चाहता सिवाय इजराइल के। ये सिर्फ अपनी डोमेस्टिक, मेरे ख्याल में डोमेस्टिक पब्लिक के लिए ये ऐसी बातें करता फिर रहा है, और अल्टीमेटली ये पहले एग्री कर गया हुआ है। जैसे नहीं फील्ड मार्शल हमारे बड़ी सेटिस्फाइड आए हैं, तो चाइना भी गए हैं और इस पे बात भी हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, काफी हद तक ब्रेक थ्रू हो गया। ये चीजें हो चुकी है। दे नो कि दे कांट डू फोर्सफुली। ईरान ने ये 4 दिनों में और बहुत तरक्की कर ली होगी, बहुत कुछ बना लिया होगा। आपका कहने का मतलब ये है कि वायदा, यानी 1 पेज जिसकी हम बात कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट एग्री कर किया जा चुका है। अब ये सिर्फ वो अपनी अपनी पब्लिक कंजप्शन के लिए जितना टाइम लेते हैं वो ले रहे हैं। और सेकंड, ये ब्लैकमेलिंग करके चाह रहे हैं कि अगर भागते चोट की लगोती थी कि शायद अब्राहम अकॉर्ड में 3-4 ममालिक को और प्रेशर करके उनको हम अकॉर्ड में शामिल कर लें, दैट कैन बी मैक्सिमम डन। बट मेरे नहीं ख्याल कि इस स्टेज के अंदर कोई भी ममालिक और अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल होगा। जो होगा वो अपने इस्लामिक ममालिक में, अरब ममालिक में साफ तबाह करके रख लेगा। क्योंकि ये एक इलॉजिकल है कि आप एक मुल्क के ऊपर तबाही कर दें। कज़ा में, वेस्ट बैंक में आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, अभी भी आप कर रहे हैं। एंड डिस्पाइट द फैक्ट आप कहेंगे हम इब्राहिम अकॉर्ड साइन करते हैं और को एक्सेप्ट करते हैं। कोई देयर इज नो लॉजिक। अब दूसरा कुछ जब पूछे ये अंडरस्टैंड, किस तरह मुझे बताएं, कोई रीजन है? इट्स नॉट लॉजिकल कि आप क्या पाकिस्तान में मुझे बताया कर सकते हैं? अभी तो ये खबरें आ रही हैं, मुझे अभी प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि वो मशरूत करने जा रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड को ईरान डील के साथ। Then it's going to be nothing. Then it's going to be cancelled. Nothing else. There is no question कि पाकिस्तान, सऊदी अरब या कतर, ये ममालिक किसी हालत में भी, या तुर्की है, या अब ये कर लें बात कि वो कहेंगे हम इसको अब्राहम अकॉर्ड में साइन कर देते हैं। It will a death warrant they will sign for their own country. आप देखें क्या होता है। इसलिए ये it is not possible. और ये अरब ममालिक will have to stand together. बल्कि I would say 57 countries will have to stand together. इसके लिए कि they have to show। और ईरान की तरफ से ही हो सकता है कि आ जाए कि वी कैंसिल एवरीथिंग, नो नेगोशिएशन, एवरीथिंग कम टू जीरो एंड वी रेडी टू फेस एनीथिंग। दिस व्हाट कैन बी क्वाइट पॉसिबल। उससे दुनिया में जो एक भूचाल आएगा, जो ऑयल जाएगा $150 पर लीटर के ऊपर, आप उसको समझ आ जाए कि मुल्कों के साथ, ये तो एशियन मुल्क और बाकी हमारे क्या होगा। साथ ही साथ
ये सऊदी अरब, ये मिडल ईस्ट और ईरान के साथ इकोनॉमी का क्या हाल होगा, यूसी सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, आप सोचिए इसका क्या होगा। आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि जब हम वापस आएँ तो अब्दुल्ला गुल साहब से पूछेंगे कि ये जो नो निगोशिएशंस वाला लेवल अगर ईरान के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया या मुस्लिम ममालिक पे स्ट्रेस देने की कोशिश की गई और मुस्लिम ममालिक अब्राहम एकॉर्ड के मामले को जोड़ा गया इसके साथ, तो मामला जो हैं वो बहुत तेज़ी से बिगड़ भी सकते हैं। क्या पोजीशन होगी, क्या बिगड़ेंगे, क्या मुस्लिम ममालिक दोबारा इस तरह से इकट्ठे रह सकते हैं, यानी इकट्ठे हो सकते हैं इस एक मामले के ऊपर, या पहले की तरह ही उनमें अपनी अपनी, जिस तरह यूएई ने अगर साइन कर लिया या किसी और मुस्लिम मुल्क ने साइन कर लिया अब्राहम एकॉर्ड, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ ममालिक एक्चुअली, जिस तरह कहा गया कि 2-3 ममालिक को अगर गिराना चाह रहे हों कि भाई वो इसी बहाने वो साइन कर दें, तो क्या वो साइन हो पाएंगे? अभी लेते हैं एक ब्रेक।